देन वी हैव ब्लड. ब्लड एग्जैक्टली क्या होता है? एज वी जस्ट डिस्कस्ड दैट ब्लड जो होता है बेसिकली प्लाज्मा होता है. प्लाज्मा के अंदर RBC, WBC, प्लेटलेट्स एंड कुछ डिजॉल्व सब्सटेंसेस डिजॉल्व होते हैं. दैट इज़ नोन एज ब्लड. ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट ब्लड इज़. अब ब्लड का मेन फंक्शन क्या होता है? ब्लड जो होता है इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम वन ऑर्गन टू द अदर. ठीक है, it is about 9.5%, it is about 95% water with various substances dissolved in it, and these substances are transported in the blood from one part of the body to another. जैसे फॉर इंस्टेंस ग्लूकोज है. ग्लूकोज हमारे पास कहाँ से आता है? जो फूड हम खाते हैं दैट इज़ डाइजेस्टेड इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन से थ्रू हेपेटिक पोर्टल वेन दैट इज़ कैरीड टू द लिवर, एंड द लिवर डिसाइड्स वेयर विल दैट ग्लूकोज गो टू. ठीक है, तो डिसाइड होने के बाद लेट्स से कि ग्लूकोज को जाना है आपके मसल्स के पास. तो लिवर से मसल तक आपका ग्लूकोज कैसे पहुंचेगा? ऑब्वियसली ब्लड के थ्रू पहुंचेगा. ठीक है, इसी तरह से हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं. जैसे समझो आपके मसल्स ने काम किया एंड उन्होंने यूरिया को प्रोड्यूस किया. नाउ यूरिया इज़ अ वेरी पॉइजनस सब्सटेंस दैट नीड्स टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. So urea has to go to the kidney so that the kidney can form urine, and via urine the urea can be removed from the body. So ये जो transport होगा of urea, uric acid या creatinine from the muscle to the kidneys, ये किसके थ्रू होगा? blood के थ्रू होगा. सही है. So blood का major जो काम होता है, very important function is transport of substances. Another function is दैट बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है. ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर करता है. तीसरा काम क्या करता है? ब्लड हमारी बॉडी में ओवरऑल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, क्योंकि आर्टरीज में वेजो डायलेशन, वेजो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, जिसकी वजह से वो डिसाइड करता है कि किस ऑर्गन को कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड जाना है और कितने रेट पे जाना है. अच्छा, अब यहाँ पे देयर इज़ अ ग्राफ गिवन. दिस इज़ नॉट रियली अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट यू शुड जस्ट नो अ बिट ऑफ द बेसिक्स. ब्लड में जितने भी सेल्स हैं ना, रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, फिर वाइट ब्लड सेल्स की भी फर्दर टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स, फेगोसाइट्स. ठीक है, उसके बाद लिम्फोसाइट्स की भी फर्दर टाइप्स होती हैं, टी लिम्फोसाइट और किलर लिम्फोसाइट्स. तो फिर टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स. ठीक है, तो व्हाट हैपन्स इज दैट इनकी फॉर्मेशन, इनिशियल जो फॉर्मेशन होती है वो बोन मैरो से स्टार्ट होती है, और दे आर ऑल अ वेरी इमेच्योर सेल, एंड देन इनकी डिफ्रेंसिएशन होती है. सम सेल्स गेट कन्वर्टेड इनटू रेड ब्लड सेल, सम सेल्स गेट कन्वर्टेड इनटू लिम्फोसाइट्स, सम सेल्स गेट कन्वर्टेड इनटू प्लेटलेट्स. तो ये जो इनिशियल हमारे पास बोन मैरो में वी हैव अ काइंड ऑफ सेल विच इज़ अनडिफ्रेंशिएटेड. ठीक है, उसके बाद इनकी डिफ्रेंसिएशन होती है, एंड फाइनली दे गेट कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स. अच्छा, देन वी हैव रेड ब्लड सेल्स. अब हम ब्लड के एक एक सेल को डिटेल में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास रेड ब्लड सेल होता है. ठीक है, हमने ओ लेवल सिलेबस में पढ़ा हुआ है कि रेड ब्लड सेल का मेजर फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जितने भी होते हैं उनके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. इसी तरह से हीमोग्लोबिन ऑल्सो बाइंड्स टू कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, वी शुड नो कि हीमोग्लोबिन डज नॉट ओनली बाइंड टू ऑक्सीजन बट इट ऑल्सो बाइंड्स टू कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इन वर्स्ट सिनेरियोज इट ऑल्सो बाइंड्स टू कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसमें इरिवर्सिबल बाइंडिंग होती है, एंड दैट कैन लीड टू पॉइजनिंग. ठीक है, तो व्हेन हीमोग्लोबिन बाइंड्स टू ऑक्सीजन इट कैरीज इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, ताकि ऑक्सीजन को वहाँ लेकर जा सके जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और फिर जहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा अबंडेंस होती है, जिन सेल्स में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे हीमोग्लोबिन जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता है, वहाँ पे हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करके उसे हार्ट के पास लेकर आता है, हार्ट से फिर लंग्स में जाता है, लंग्स में प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड होती है. सही है ना. अच्छा, उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ए लेवल्स में भी इसका क्वेश्चन आता है, ओ लेवल्स में भी क्वेश्चन आता था, दैट इज़ अडेप्टेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स. ठीक है, ये ऑलरेडी हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, बट वी हैव टू डू इट वंस अगेन. ए लेवल सिलेबस का भी पार्ट है ये, एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट, इट्स रियली क्रूशल. तो रेड ब्लड सेल हमें पता है, दिस इज़ हाउ अ रेड ब्लड सेल लुक्स लाइक. ओके, नाउ दिस इज़ नॉट हाउ अ टिपिकल सेल लुक्स लाइक. आपका टिपिकल सेल ना ही रेड कलर का होता है, ना ही बाइकॉनकेव इन शेप होता है, और टिपिकल सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता. रेड ब्लड सेल लैक्स इन न्यूक्लियस,
इट इज़ बाइकॉन्केव इन शेप एंड इट इज़ रेड इन कलर एज वेल, ठीक है। और ये बहुत छोटा सा होता है और बहुत फ्लेक्सिबल होता है। तो अगर हम इसका शेप देखें, बाइकॉन्केव का मतलब होता है इसकी पहली अडेप्टेशन है रेड ब्लड सेल की, that it has a biconcave shape, and we'll see that why has nature made it biconcave in shape, ठीक है। क्या, how does it help in playing its role? So this is what a biconcave shape basically looks like. It's a disc that is pressed from the center. Okay, now this biconcave shape increases its surface area to volume ratio. As a result, the exchange of gases, diffusion of gases in and out of the red blood cell takes place at a very fast rate. तो क्योंकि हमें चाहिए कि डिफ्यूजन बहुत क्विकली हो गैसेस की, हमें चाहिए ऑक्सीजन अंदर बाहर जल्दी जल्दी जाए, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर जल्दी जल्दी जाए, दैट्स व्हाई ये बाइकॉन्केव शेप होता है। तो बाइकॉन्केव शेप का क्या बेनिफिट होता है, दैट इट इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया। रेड ब्लड सेल्स आर शेप्ड लाइक अ बाइकॉन्केव डिस्क, द डेंट ऑन ईच साइड ऑफ द सेल इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। दिस लार्ज सर्फेस एरिया मीन्स दैट ऑक्सीजन कैन डिफ्यूज क्विकली इनटू और आउट ऑफ द सेल, ठीक है। तो दैट्स द फर्स्ट अडेप्टेशन। द सेकेंड अडेप्टेशन which makes a red blood cell different from the remaining cells are that red blood cells are very small in size. It's literally 7 micrometers in size, और जो नॉर्मल हमारा सेल होता है that's 40 micrometers in size. तो रेड ब्लड सेल ऑलमोस्ट एट एन एवरेज 6 times स्मॉलर होता है एक नॉर्मल सेल से, ठीक है। तो फिर दिस इज़ लाइक अ वेरी स्मॉल डायमीटर, बहुत छोटा सा होता है रेड ब्लड सेल। क्यों ज़रूरी होता है छोटा होना रेड ब्लड सेल का, क्योंकि हमें पता है कि जब एक्सचेंज हो रहा होता है हमें चाहिए कि छोटी छोटी कैपिलरीज़ के थ्रू भी, छोटी छोटी बहुत माइन्यूट कैपिलरीज़ के थ्रू भी रेड ब्लड सेल को पास होना है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन का सप्लाई हर सेल तक पहुंचाना है। फॉर इंस्टेंस दिस इज़ माई नेल बेड, ठीक है। इस नेल बेड में कोई मेजर आर्टरीज नहीं जा रही हैं, बहुत छोटी छोटी माइनर ब्लड कैपिलरीज जा रही हैं, लेकिन ब्लड सप्लाई हर जगह तक पहुंच रहा है। दैट इज़ बिकॉज रेड ब्लड सेल हैज़ द एबिलिटी टू मूव थ्रू दीज माइन्यूट ब्लड वेसल्स इज वेल। अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि वो जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, उसके थ्रू एक छोटा सा ये 7 माइक्रोमीटर का रेड ब्लड सेल भी नहीं पास हो सकता। तो यहाँ पर अनदर अडेप्टेशन ऑफ रेड ब्लड सेल कम्स इन टू प्ले, दैट रेड ब्लड सेल्स आर ऑल्सो वेरी फ्लेक्सिबल। तो अगर कोई रेड ब्लड सेल नॉर्मली पास नहीं हो सकता, इट इज़ गोइंग टू स्क्वीज एंड इट इज़ गोइंग टू पास थ्रू द कैपिलरी, ठीक है। दिस इज द थर्ड अडेप्टेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, that they are very flexible. So if they're not able to pass through certain vessels, they will squeeze and they will pass through. अच्छा, squeeze तो हो जाती है, दूसरे cells क्या होते हैं, if they are going to squeeze they are going to burst. red blood cells जो हैं वो squeeze होते वक्त burst नहीं होते हैं, फटेंगे नहीं, तो आपका जो structure है red blood cell का वो intact रहेगा, ठीक है। चौथा adaptation, red blood cells have no nucleus. red blood cells lack a nucleus. तो they have a biconcave shape to increase the surface area for fast diffusion of gases. They're very small and flexible so that they can pass through minute capillaries. They lack a nucleus. Why do they lack a nucleus? जबकि nucleus plays a very crucial role in cell division, ठीक है, but red blood cells lack nucleus. अच्छा, जब red blood cell immature होता है तब उनके पास nucleus होता है, लेकिन जैसे जैसे वो mature करते हैं तो mature red blood cells के पास nucleus नहीं होता है, ठीक है। and the reason is बिकॉज अगर रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा सो दे आर गोइंग टू टेक अप मेजॉरिटी ऑफ द स्पेस। सो इन ऑर्डर टू सेव स्पेस नेचर ने रेड ब्लड सेल के अंदर से न्यूक्लियस को हटा दिया है, ठीक है। और इसके अलावा बिसाइड्स नॉट हैविंग अ न्यूक्लियस इट ऑल्सो डज नॉट हैव अ माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अच्छा, जिसकी वजह से इसके सर्टन फंक्शंस डिस्टरप्ट होते हैं। फॉर इंस्टेंस न्यूक्लियस सेल डिवीजन कराता है, तो अगर रेड ब्लड सेल के पास न्यूक्लियस नहीं है इसका मतलब रेड ब्लड सेल की सेल डिवीजन नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है, एटीपी की प्रोडक्शन कराता है। अगर इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है दैट मीन्स रेड ब्लड सेल कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जो एनर्जी कंज्यूम करता हो, ठीक है। इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, लिपिड की सिंथेसिस करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, अच्छा कमिंग बैक टू दिस, ठीक है। तो जो लास्ट अडेप्टेशन है हमारे पास दैट इट लैक्स अ न्यूक्लियस। अच्छा, क्योंकि इट लैक्स अ न्यूक्लियस ऑब्वियसली इट कैन नॉट डू सेल डिवीजन, इट लैक्स अ माइटोकॉन्ड्रिया तो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस नहीं कैरी आउट कर सकता। इट लैक्स एन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस कराती है, वो नहीं करवा सकता। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कराती है, वो नहीं कर सकता, ठीक है। बट इसका मतलब ये भी है कि सिंस दीज बड़े बड़े ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट तो बहुत सारा हीमोग्लोबिन हम रेड ब्लड सेल के अंदर पैक कर सकते हैं, एंड जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल के अंदर पैक होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन विल बी कैरीड पर यूनिट टाइम पे, सही है। सो जस्ट इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट
हम मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरी करें, दैट्स वाई हमारे पास ये ऑर्गेनल्स नहीं है। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि रेड ब्लड सेल्स कैन नॉट अंडरगो सेल डिवीजन, सो ऑब्वियसली आवर बॉडी हैज़ टू क्रिएट देम फ्रॉम स्क्रैच एवरी सिंगल टाइम। इनकी प्रोडक्शन कहाँ होती है? बोन मैरो में होती है। लेकिन इनकी लाइफ कितनी होती है? अराउंड 3 months to 4 months, अबाउट 90 days to 120 days, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन? रेड ब्लड सेल्स स्प्लीन के थ्रू पास होंगे एंड अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है ओल्ड वंस आर ब्रोकन डाउन इन लिवर, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। इट्स नॉट ब्रोकन डाउन इन द लिवर, इट्स ब्रोकन डाउन इन द स्प्लीन, ठीक है। तो स्प्लीन में रेड ब्लड सेल्स आर ब्रोकन डाउन एंड उसके बाद जो इसके प्रोडक्ट्स निकलते हैं, हीमोग्लोबिन निकलता है, बाइल निकलता है, ये सारा लिवर में जाता है रीप्रोसेस होने के लिए। अच्छा, देन वी हैव वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स रेड ब्लड से काफ़ी अलग होते हैं, हाउएवर दोनों बनते बोन मैरो में ही हैं, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वाइट कलर के होते हैं क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो रेड कलर का क्योंकि पिगमेंट नहीं होता, तो जैसे नॉर्मल सेल्स दिखते हैं वैसे ही वाइट ब्लड सेल दिखता है। वाइट ब्लड सेल का जो साइज़ होता है वो रेड ब्लड सेल से काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। एंड इनकी 2 टाइप्स होती हैं, कुछ स्फेरिकल होते हैं, कुछ इरेगुलर इन शेप होते हैं। अच्छा, जैसे रेड ब्लड सेल की एक ही टाइप होती है, एक ही टाइप का रेड ब्लड सेल होता है, वाइट ब्लड सेल की काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स एंड देन फर्दर इनकी डिविजन्स भी होती हैं जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अच्छा, लाइक वी डिस्कस्ड दैट वाइट ब्लड सेल की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। जो मेजर 2 टाइप्स होती हैं वो होती हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू लिम्फोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स, सही है। तो WBC की 2 मेजर कैटेगरीज होती हैं, लिम्फोसाइट एंड फेगोसाइट। लिम्फोसाइट का अलग फंक्शन होता है, फेगोसाइट का अलग फंक्शन होता है। इन शॉर्ट ऐसे याद कर लो कि फेगोसाइट जो होता है फेगोसाइटोसिस कराती है और लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडी की प्रोडक्शन कराती है और सेल को फिर एंटीबॉडी फर्दर क्या करती है? एंटीबॉडी बेसिकली बैक्टीरियल सेल्स को या फिर फंगल सेल्स को ढूंढ के या तो उनको एग्लूटिनेट करा देती है, मतलब क्लम्प बना देती है उनका, या तो उनसे जो रिलीज़ होने वाला टॉक्सिन होती है उसको न्यूट्रलाइज करा देती है, ठीक है, या फिर उनकी सेल वॉल को बर्स्ट कर देती है ताकि उनकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। तो लिम्फोसाइट क्या करती है? लिम्फोसाइट बेसिकली एंटीबॉडी की प्रोडक्शन कराती है और एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं? एंटीबॉडीज़ या तो बैक्टीरियल सेल की एग्लूटिनेशन कराती है, ठीक है। एग्लूटिनेशन का मतलब होता है उनकी क्लम्पिंग कराना, उनको हर जगह से ढूंढ के एक साथ एक क्लम्प बना देती है। दूसरा क्या करती है? दूसरा ये कहती है कि अगर कभी कभार क्या होता है कि बैक्टीरिया इटसेल्फ इज़ नॉट हार्मफुल, बट जो पैथोजन होता है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, या फिर फंगाई है, या फिर प्लाज्मोडियम है, तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट द पैथोजन इटसेल्फ इज़ नॉट हार्मफुल but the pathogen is responsible to produce a toxic substance that is harming the cells in our body. तो लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराती है वो एंटीबॉडी क्या कराती है? उस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करा देती है। तीसरा क्या कर सकती है? उसकी किसी भी पैथोजन की जिसके पास सेल वॉल है उसकी सेल वॉल को डिस्ट्रक्ट कर सकती है ताकि वो उसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी मेंटेन ना रहे, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट अ लिम्फोसाइट डज, दिस इज़ हाउ अ लिम्फोसाइट लुक्स लाइक, ठीक है। लिम्फोसाइट का साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस रेशियो बहुत लो होता है, साइटोप्लाज्म बहुत थोड़ा सा होता है, न्यूक्लियस बहुत सारा होता है, और न्यूक्लियस इतना बड़ा होता है लिम्फोसाइट में कि मेजॉरिटी एरिया जो लिम्फोसाइट का होता है दैट इज़ ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस। अच्छा, देन वी विल कम टू फेगोसाइट। फेगोसाइट का बेसिकली क्या काम होता है? वेरी सिंपल टर्मिनोलॉजीज में फेगोसाइट फेगोसाइटोसिस कराती है। फेगोसाइटोसिस मीन्स ईटिंग अप। लिम्फोसाइट ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के बाद बैक्टीरिया को समझो एग्लूटिनेट करा दिया, क्लम्प बना दिया बैक्टीरिया का, ठीक है। ये गुच्छा बन गया बैक्टीरिया का। अब इसको कौन खाएगा? फेगोसाइट आके इसको खा जाएगा, ठीक है। फेगोसाइट की भी फर्दर 3 टाइप्स होती हैं, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस। न्यूट्रोफिल क्या होता है? न्यूट्रोफिल बेसिकली एक ऐसा सेल होता है जिसमें बाइलोब्ड या ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस होता है और ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मोनोसाइट में बीन शेप्ड न्यूक्लियस होता है और इसमें भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और मैक्रोफेज क्या होता है? ये मोनोसाइट ही आगे जाके मैक्रोफेज में डेवलप होता है और मैक्रोफेज वो मेजर सेल होती है जो फेगोसाइटोसिस करा रही होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो मैक्रोफेज होती है दे ऑल्सो एक्ट एज APCs, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का मतलब होता है, खैर दोनों मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस डू प्ले अ रोल एज APCs, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का मतलब ये होता है कि समझो एक बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आया, ठीक है। अब आपके सेल को, जब हमने सेल सिग्नलिंग पढ़ी थी पिछले चैप्टर में, तब हमने पढ़ा था कि एक सेल्फ एंटीजन होता है, एक नॉन सेल्फ एंटीजन होता है, ताकि बॉडी को पता चले कि ये जो भी सेल आया है वो बॉडी में बिलोंग करता है या फिर वो एक फॉरेन पार्टिकल है।
तो बैक्टीरिया के ऊपर जो एंटीजेंस लगे हुए होंगे वो कौन से एंटीजेंस लगे होंगे, जाहिर सी बात है नॉन सेल्फ एंटीजेंस लगे होंगे, ठीक है। तो जैसे ही बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आपके ब्लड सिस्टम में एंटर करेगा, ये मैक्रोफेज एंड मोनोसाइट इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये हमारी बॉडी में बिलोंग नहीं करता, इसके एंटीजन को तोड़ तोड़ के लिम्फोसाइट को बोलेंगे कि भाई ये एंटीजन था इसका, इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बनाओ। फिर लिम्फोसाइट इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी क्या करेगी, एग्लूटिनेशन करेगी या फिर उसको उसके टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करेगी या फिर उसके सेल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय, सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करेगी। जब ये कर लेगी तो फिर मैक्रोफेज आएगा और फेगोसाइटोसिस करके इस पूरी चीज़ को खा जाएगा और डाइजेस्ट कर जाएगा। दिस इज़ हाउ योर डिफेंस सिस्टम वर्क्स।